सभी को पता है कि 56 इंच का बंदर कितना ताकतवर है। गोरिल्ला है कि बंदर है, वो बात का विषय है। अब एक नई चीज चल रही है और जिस चीज को 6 साल से, जब से मैंने अपना YouTube करियर शुरू किया, मैंने हमेशा से चीन की हरकतों का विरोध किया। जब मैं चीन के खिलाफ बोलता था तो मोदी जी के जो पालतू जानवर हैं, चाहे वो भाऊ हो मुंबई का, चाहे कोई भी हो, मेरे खिलाफ वीडियो बनाने लगे। ये देखो चीन का एजेंट, ये देखो पाकिस्तान का एजेंट। अबे हम मुसलमान हैं, हम मरते भी हैं ना तो मर के इसी भारत की मिट्टी में, हिंदुस्तान की मिट्टी में मिल जाते हैं हम। फिर हमारी ही छाती पर पेड़ पौधे उगते हैं जिससे ऑक्सीजन मिलता है। कभी इस नज़रिए से सोच के देखो, मुसलमान इस देश का गद्दार नहीं, सबसे ज़्यादा वफादार है। 2025-26 की लिस्ट निकाल लो, जो गद्दार पकड़े गए हैं उनका धर्म क्या है, जितने गद्दार पकड़े गए हैं। चलिए पॉइंट की बात करते हैं। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की सबसे ख़ास रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। मुझ पर प्रेशर था कि इस खबर को मैं कवर ना करूं, इस खबर को मैं अपने इंटरनेशनल प्राइम टाइम में जगह ना दूं, लेकिन डर गया। वो रज़ाग्राफी कैसे हो सकता है? 51 केस झेलने के बाद अगर आज पीछे हट गया सच बोलने से, तो यही भारत माँ मुझे माफ़ ना करेगी। हजरात मोहतरम, ये आदमी RK सिंह, जो पूर्व मोदी गवर्नमेंट के ही मिनिस्टर रह चुके हैं, मोदी गवर्नमेंट के, इन्होंने खुद बताया है कि अरुणाचल प्रदेश में हमारा जो बॉर्डर पे चेक पॉइंट था उस पर कब्जा कर लिया है। हम वहां पर नहीं जा पा रहे हैं। हमारी फौज को चाइना ने वहां जाने से रोक दिया, पेट्रोलिंग करने से रोक दिया है। इससे ज़्यादा कि मैं कुछ बोलूं, आप उन्हीं की ज़बानी, आप RK सिंह की ज़बानी ये 3 दिनों से बोल रहे हैं। पहले इन्होंने इंग्लिश में स्टेटमेंट जारी किया, अब तमाम भारतीय इसको समझ लें, इस वजह से प्रेशर था उन पर कि हिंदी में समझाइए। गवर्नमेंट ऑफिशियल है दोस्तों, सुनिए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम RK सिंह है। मैंने कल एक वीडियो पोस्ट किया था फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, अपने सीमा सुरक्षा के संबंध में। तो कई जगह से ये मांग आई है कि मैं वही बात हिंदी में भी कहूँ, तदनुसार मैं पुनः हिंदी में पोस्ट कर रहा हूँ। साथियों, मैंने करीब 8 वर्षों तक रक्षा मंत्रालय में काम किया और 7 वर्षों तक गृह मंत्रालय में काम किया। अतः सीमा संबंधी, सीमा प्रबंधन संबंधी मामलों में मेरी जानकारी ठीक ठाक है। साथियों, मैंने एक न्यूज पढ़ा, समाचार पढ़ा टाइम्स ऑफ इंडिया में, जिससे चिंता होती है और पूरे देश को चिंता होना चाहिए। उस न्यूज आइटम में लिखा हुआ था कि हमारा एक पेट्रोलिंग पॉइंट है शेरा 5, जहां तक कि हमारे सेना के टुकड़ियां जाकर के पेट्रोलिंग करती थी। अब हमारी सेना की टुकड़ी वहां जाकर के पेट्रोलिंग बंद कर दी और चीन के सेना की टुकड़ी ने जाकर के वहां पर कब्जा जमा लिया है, हमारी संरचनाओं को तोड़ दिया है, टेलटेल साइंस को हटा दिया। ये चिंता की बात है। पेट्रोलिंग पॉइंट क्या होता है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है और क्यों चिंता की बात है, मैं आपको बताता हूँ। चीन में और हम में गंभीर सीमा विवाद है। हम लोगों के देश के बीच में सीमा तय हुआ था जिस समय की यहाँ पर अंग्रेजी शासन था। तो हमारी सरकार जो उस समय थी, तिब्बत और चीन की सरकार, तीनों बैठ करके जो सीमा तय की, उसका नाम है मैकमोहन लाइन। चीन की वर्तमान शासन उसको मानती नहीं। उसके बाद फिर लड़ाई हुई 1962 में। लड़ाई के बाद जो स्थिति उभरी उसमें वास्तविक नियंत्रण रेखा की बात आई। लड़ाई के बाद अमूमन यही होता है जब तक कि बाउंड्री, सीमा पुनः तय नहीं हो जाए। वास्तविक नियंत्रण रेखा कहाँ है, इसके बारे में हम लोगों ने चीन के साथ बैठकर वार्ता करने का प्रयास किया, लेकिन चीन इसमें सहमत नहीं। वास्तविक नियंत्रण रेखा भी तय करने के लिए वो तैयार नहीं है, क्योंकि उसकी नजर हमारे बहुत सारे क्षेत्र पर है जिसको कि हम कदापि मान नहीं सकते, कभी नहीं मान सकते। हमारे नजरिया के अनुसार से जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है, वहां तक अपना अधिकार जताने के लिए ये तरीका अंतर्राष्ट्रीय तरीका है, हम पेट्रोलिंग पार्टी भेजते हैं।
पेट्रोलिंग पार्टी यानी कि हमारी सेना की टुकड़ियां हमारे हिसाब से जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है उससे किसी बिंदु तक जाती है, महीना में 1 बार 2 बार। जिस बिंदु तक जाती है उसको कहते हैं पेट्रोलिंग पॉइंट। अगर वहां पर हमारी पेट्रोलिंग पार्टी जाना बंद कर दे और चीन वहां आ जाए तो अर्थ यह हुआ कि उस सेक्टर में, उस क्षेत्र पर चीन ने अपना आधिपत्य जमा दिया है, जहां पर पहले मेरा क्लेम था, और हमने अपना क्लेम छोड़ दिया है। इस पेट्रोलिंग पॉइंट पर यही हुआ। ये हुआ तब जबकि हमारी सेना और चीन के सेना के टुकड़ी के बीच में उस पेट्रोलिंग पॉइंट पर आमना सामना हुआ, और उसके बाद से हमारी पेट्रोलिंग पार्टी वहां जाना बंद कर दी। मैं बता दूं आपको, इस प्रकार विभिन्न पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर आमना सामना होते आया है। उसके लिए एक ड्रिल है, दोनों टुकड़ियां एक दूसरे को पोस्टर दिखाती है और उसके बाद वापस हो जाती है। ये कई स्थानों पर होता रहता है, लेकिन हम अपने पेट्रोलिंग को छोड़ते नहीं। जहां तक कि हमारा क्लेम है, जहां तक कि हमारे हिसाब से वास्तविक नियंत्रण रेखा है, हमारा क्लेम है, हमारा अधिकार जहां तक है, वहां उस अधिकार को बनाए रखने के लिए हम अपनी टुकड़ियां भेजते हैं। क्योंकि कभी न कभी जबकि बाउंड्री सेटलमेंट का क्वेश्चन आएगा तो यह आएगा कि हाँ साहब, तो कहां तक किसका पेट्रोलिंग पॉइंट है, ये कहां तक किसका अधिपत्य है, अधिकार क्षेत्र है, और उसको बनाए रखने के लिए ही ये पेट्रोलिंग होता है। सेना अपनी टुकड़ियां वास्तविक नियंत्रण रेखा तक भेजती। वहां किसी पेट्रोलिंग पॉइंट को छोड़ने के पहले सरकार की अनुमति लेती है सेना, अपने तैयार नहीं छोड़ती है, सरकार के कहने पर ही या सरकार की अनुमति लेकर के ही छोड़ती है। तो शेरा 5 पर पेट्रोलिंग पॉइंट पर आमना सामना हुआ। ये आमना सामना कई जगहों पर पहले भी हुआ, हम लोगों ने पेट्रोलिंग नहीं छोड़ा कभी वहां तक। ये कहां से छोड़ दिया, किसके आदेश से छोड़ा? या तो रक्षा मंत्री का आदेश होगा या प्रधानमंत्री का आदेश होगा। उससे कम पर तो किसी के आदेश पर पेट्रोलिंग पॉइंट काटना नहीं है, छोड़ना नहीं है। तो ये सरकार बतावे कि किसने आदेश दिया इस पेट्रोलिंग पॉइंट को छोड़ने के लिए, अर्थात अपने उस क्षेत्र पर जो मेरा अधिकार है, देश का जो अधिकार है, उसको छोड़ने के लिए किसने आदेश दिया। रुकिए दोस्तों, यहां तक ये 4 मिनट का बयान सुनने की जरूरत नहीं थी। ये तमाम भारतीय समझ रहे हैं कि आज अंग्रेजों की गुलाम, ये जो अंग्रेजों की गुलाम सरकार है, जिनका जो तमाम हरकतों को आप देखेंगे तो अंग्रेजों वाले इनकी हरकतें हैं। 56 इंच की छाती कहाँ है, सवाल ये है। लाल आंख दिखाएंगे चीन को, ये ऐसे नहीं होता है जी। ये डायलॉग किसका था? चलिए भाई, कह लीजिए कि ये झूठ बोल रहे थे, और कांग्रेस तो झूठी है ही। यानी जो सवाल मोदी जी से कर दे, सरकार से कर दे, वो इस देश का गद्दार है, आतंकवादी है, देशद्रोही है, हिंदू तो पहली बात है ही नहीं, और ऊपर से वो मुल्ला है। फिर अब इन पर आप क्या कहेंगे? अब ये ज़रा राहुल गांधी को सुन लीजिए। राहुल गांधी ने क्लियर कट जो बात कही है, मैं राहुल गांधी का समर्थक नहीं हूं, कांग्रेस का समर्थक नहीं हूं, मैं अपने भारत का, अपने हिंदुस्तान का समर्थक हूं। जो मेरे देश हित की बात होगी, चाहे वो कोई भी करे, कल को मोदी भी अगर देश हित की बात करे, सबसे बड़ा मोदी जी का समर्थक मैं ही बनूंगा। लेकिन राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो एक सवाल है। आप अपोजिशन लीडर की बात को समझिए। पप्पू इस आदमी को कहा जाता है, लेकिन पूरी दुनिया के सामने 56 इंच का गप्पू और पप्पू कौन साबित हो रहा है, ये सारी दुनिया को पता है। हमारे पेट्रोलिंग एरिया में चाइना ने अरुणाचल में हमें पेट्रोलिंग करने से मना कर दिया कि भैया हाँ ठीक है, वो सब बात ठीक है, ये आपकी जमीन है, मगर आप यहां पेट्रोलिंग नहीं कर सकते। राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी की हवा निकल गई है। वो क्या कर रहे हैं? ऑपरेशन अभी चल रहा है। सारे मीडिया के एडिटर्स को कॉल कर रहे हैं कि भैया ये बात आप अपने अखबारों में मत डालो, छुपाओ। सीधा बिना सोचे समझे देश का नुकसान कर रहे हैं। मैंने देखा, नहीं मैंने अपनी आंखों से देखा, गलवान के बाद प्रधानमंत्री आए, जूम कॉल थी, प्रधानमंत्री कहते हैं हिंदुस्तान की जमीन का 1 इंच चाइना ने नहीं लिया। उसके बाद आर्मी कहती है कि भैया हिंदुस्तान की जमीन तो ले गए।
आप सोचिए, चाइना को मैसेज किया गया, चाइना के नेगोशिएटर्स ने हमारे नेगोशिएटर से कहा कि आप क्या बकवास कर रहे हो, आपके प्रधानमंत्री ने बोला हमारी आपकी जमीन नहीं गई। फैक्ट बोल रहा हूं आपको। आर्मी कह रही है कि भैया हमारी जमीन गई, चाइना का नेगोशिएटर कह क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारा तो प्रधानमंत्री कह रहा है नहीं गई है, जाके उनसे बात करो। तो जी हां, हमेशा ये होता है जब हम सब भारतीय परेशान होते हैं कि भारत की छाती को, भारत के किसी टुकड़े को काट कर कब्जा अगर कोई देश कर ले, चाइना कर ले, नेपाल कर ले, पाकिस्तान कर ले, तो तकलीफ तो होगी। अंग्रेज़ों के गुलामों को, दलालों को कहाँ तकलीफ होगी अगर खुद ही बेच दिया हो सकता है कि मैं खुद राहुल गांधी की कुछ कुछ बातों से सहमत नहीं हूं, मुझे बस तकलीफ इस बात की है एज ए इंडियन कि भाई ये क्या सच है। तो फिर ये रिपोर्ट आती है कि नहीं जी, भारतीय फौज ने मना कर दिया कि कोई भी पोस्ट किसी और के कब्जे में नहीं है, हमारा 1 इंच भी किसी चीन के कब्जे में नहीं गया है। सवाल ये है, फौज कभी झूठ नहीं बोलती, सेना पर हमारा कोई सवाल नहीं है। सवाल अब एक और खड़ा होता है कि सेना क्या मोदी से डर कर, मोदी के दबाव में आकर इस तरह के बयान दे रही है? क्योंकि ये हमेशा होता है कि जब भी इस तरह की बातें आती हैं, कह लो, और आदत से मजबूर है भाई ये। जैसे उत्तराखंड का जो सीएम है, उसकी सभा में ये लकी गई, इसने बताया कि भाई मेरा गोल्ड आया था खेल में और मुझे बुलाया गया कि आप आइए, लेकिन पैसा नहीं दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। फिर जब पैसा नहीं दिया गया तो मैं खेल नहीं पाई। अब पुष्कर सिंह धामी कहते हैं उससे कि बैठ जाओ बच्ची, बैठ जाओ। अब यहाँ पर वीडियो वायरल हो गया कि ये सरकार की पोल खोल दी। पुष्कर सिंह धामी सोचते हैं कि अगर कोई फिल्म देखने जा रहे हैं, फिल्म के शुरुआत में ही 15 मिनट तक हम अपना ऐड चलाएंगे कि हमने यूं किया, हमने यूं किया, तो जनता सच मानेगी और मानती भी है। ऐसे ही करोड़ों खरबों रुपए अब ये ऐड पर, काम पे नहीं ऐड पर खर्च कर देते हैं। इसके बाद जब ये वीडियो बच्ची का वायरल हो गया तो बच्ची के घर पर भेजा गया बीजेपी के पालतुओं को। फिर एक वीडियो बनवाई गई उससे कि जी सरकार ने तो मुझे पैसे दिए थे 1,70,000 1,75,000 जो भी, लेकिन क्योंकि कहा था कि बाकी का खर्चा तुम करना अपने पास से, मैं अपने पास से खर्चा नहीं कर पाई। यानी मैं अपनी मर्जी से, अपनी गलती की वजह से नहीं जा पाई, लीपा पोती कर दी गई। वो बच्ची कितना डर रही है, उसकी आंखों में, उसकी ज़बान में लड़खड़ाहट, और एक स्क्रिप्ट तैयार करके उससे बुलवाया गया है। आप खुद सुन लीजिए। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम सायरा है। मैं CNI गर्ल्स स्कूल में 12वीं की छात्रा हूँ। मैं 10 तारीख को CM सर के प्रोग्राम में गई थी, जहाँ पे अपने में पूरी बात रख नहीं पाई, इसलिए अब रख रही हूँ। मेरा सिलेक्शन जम्मू में, मैं नेशनल खेलने जम्मू में गई थी, जहाँ पे मेरा इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हो गया था रोमानिया में, क्वानकिडो का, जहाँ से मुझे फेडरेशन 1,70,000 रुपये दे रही थी। बाकी का खर्चा मुझे करना था, और बाकी मैंने स्कूल में किसी को बताया नहीं, या किसी को भी बताया नहीं, जिसके कारण मैं नहीं जा सकी। सुन लिया? तो ये बीजेपी का नैरेटिव रहता है, ये उसका स्टाइल है काम करने का। अगर कोई सच बोल दे तो दबाव बनवाकर उससे डरा धमका कर घर गिरा देंगे, बिल्डर चला देंगे, करियर खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा। भाई सरकार से कौन पंगा ले? तो ऐसे ही ये मना करवा देते हैं। अब जो सेना कह रही है कि नहीं जी कब्जा नहीं है, हमने किसी चेक पॉइंट को छोड़ा नहीं है, आपको भरोसा है मोदी जी पे? प्रधानमंत्री हैं, बहुत ईमानदार हैं, सच्ची है बीजेपी, देशभक्त है बीजेपी, जिनके हिसाब से इस देश को 2014 में आज़ादी मिली थी। आप कमेंट कीजिए कि आपको मोदी जी पर भरोसा है कि नहीं, कमेंट कीजिए, मैं खुद पढ़ूंगा। यहां तक चीन का स्टेटमेंट आ गया है। ये देखिए, इंडिया टुडे ने पोस्ट कर दिया है कि चाइना ने कहा है कि बॉर्डर को लेकर जो अफवाह फैल रही है, भारत के साथ हमारा कोई तनाव नहीं है, बॉर्डर पे सब कुछ सही है और झूठ फैलाया जा रहा है। यानी मोदी जी का स्टेटमेंट, मोदी सरकार का स्टेटमेंट, चीन का स्टेटमेंट बिल्कुल एक है। क्या दोस्ती निभा रहे हैं मोदी जी? अरे जब अगला आदमी, मान लीजिए, समझ, फॉर एग्जांपल मेरे घर में चोरी हुई, फॉर एग्जांपल मेरे घर में चोरी हुई, शोर मच गया पूरे इलाके में,
और पूरे इलाके में ये हो गया रजा भाई के घर चोरी। भाई यार रजा भाई तो बड़े दबंग आदमी हैं यार, उनके घर में चोरी। मुझे एहसास हुआ कि नहीं, चोरी से तो मेरी और बेइज्जती हो रही है। तो मैंने चोर से बोला, भाई जो सामान तुमने चुराया था ठीक है, रखो अपने पास, हमें नहीं चाहिए। हमारी 56 इंच की जो बेइज्जती हो रही है ना, वो दिक्कत दे रही है हमें। तो एक काम करो, तुम अनाउंस कर दो कि भाई चोरी नहीं हुई है और ना मैं चोर हूँ, और हमारा रजा भाई के साथ रिश्ता बहुत बढ़िया है। उसको क्या प्रॉब्लम है, चोर को क्या प्रॉब्लम होगी। चोर कह ले भाई मैं एक ब्लेम से बच रहा हूँ, रजा भाई अपना सामान छोड़ रहे हैं मेरे पास, इससे बढ़िया क्या विन विन सिचुएशन है। तो चोर तो बोल ही देगा, मेरी इज्जत बच जाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं है, समझ गए ना। हाँ, मेरी ऑडियंस समझदार है। उधर पाकिस्तान के ऊपर देखिए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा साथी है चीन। चीन के ही एक प्रोफेसर ने पाकिस्तान की पोल खोली है, जो उसकी नियत है, भारत को अलर्ट किया है, चेतावनी दी है, भारत को बड़ी चेतावनी। कहा है जो प्रोफेसर हैं जियांग ज्यूकिन, इन्होंने हमेशा भविष्यवाणी की है। इन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान की कभी भी लड़ाई हुई, दोनों देश परमाणु का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पहला परमाणु हमला अगर कोई करेगा दोनों में से, तो पाकिस्तान पहले हमला करेगा परमाणु का। भारत के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है, इतना सम्मान अगर रशिया दे रहा है तो बहुत अच्छा लगा हमें भैया। हमारे पूर्व जस्टिस चंद्रचूड़ हैं, रशिया ने उन्हें मीडिएशन के तौर पर ऑफर किया है कि आप यूक्रेन और रशिया के बैंकिंग सिस्टम के बीच जो बहुत पहले से विवाद चल रहा है, उसमें आप मध्यस्थता कर सकते हैं। उधर यूएन ने बिल्कुल क्लियर कट इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट के साथ कह दिया है, ये रही रिपोर्ट, कि लाल किले में जो चांदनी चौक में दिल्ली में धमाका हुआ था, उसमें अलकायदा का इन्वॉल्वमेंट था। 11 लोगों की शहादत हुई थी। हजरात, कई सारे मुसलमानों को फंसाया गया था, गिरफ्तार किया गया था, तमाम तरह की चीज़ें थीं। अब मैं इस पर यही कहूँगा मोदी सरकार से कि भाई सब एक जैसे नहीं होते। आपको मदरसों की चेकिंग करनी है कीजिए, आपको रेड करनी है कीजिए। कोई मुसलमान सो कॉल्ड अलकायदा से, भाई अलकायदा हमारे लिए, हम मुसलमानों के लिए भी सही नहीं है। कोई भी ISIS संगठन, अलकायदा संगठन, जैश मोहम्मद, ये मुसलमानों के लिए किसी भी तरह से ठीक नहीं है। मैं एक मुसलमान हूँ और अपने मुल्क से सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। भारतीय होने के लिए मुझे सफाई पेश करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पुरखों का खून इसी भारत में मिला हुआ है। ये बात हकीकत है कि अगर कोई मदरसा, कोई मौलाना, कोई मुल्ला, कोई मौलवी भारत का अलकायदा से, जैश मोहम्मद से लिंक्ड पाया जाता है, तो उससे तमाम जुड़े हुए लोगों की जांच होनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों की वजह से भारत का आम मुसलमान आतंकी टैग लिए घूम रहा है। जहां भारत के अंदर हिंदू समुदाय ने बांग्लादेशी बोलकर मुसलमानों पर हमले किए, मुसलमानों को आज भी बांग्लादेशी, पाकिस्तानी ये समुदाय बोल देता है। यह समुदाय अपने बाप से नहीं पूछता मोदी से कि शेख हसीना को क्यों अपनी बाहों में छुपाए बैठे हो। भारत की आगोश में शेख हसीना क्या कर रही है, और इतनी मेहनत शेख हसीना के लिए। अमेरिका, और ये रिपोर्ट पढ़ लो, अमेरिका और भारत राजी हो गए हैं कि शेख हसीना को बांग्लादेश भेज दिया जाए, लेकिन दोनों, भारत भी बांग्लादेश पर प्रेशर डाल रहा है कि उनके ऊपर से डेथ पेनल्टी हटाया जाए, फांसी न दी जाए। बांग्लादेश गारंटी ले कि उनको फांसी न दी जाए, तब भारत शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपने को तैयार है। वो 56 इंच का छोटा बंदर, ना 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 ना, कितने पावरफुल हैं भाई साहब आप। अरे मोदी और ट्रंप जब स्टेज पर आते हैं तो बिजली कड़कती है। अंजना ओम मोदी ने ये नहीं बताया था, माफ़ कीजिएगा, वो भी हमारी बहन, माफ़ कीजिएगा, उसने ये नहीं बताया था उसके मन में बिजली कड़कती है यार, मन में, क्योंकि सच्चाई तो ये है। रिपोर्ट ये है कि अमेरिका AI तैनात करने वाला है, ऐसा सिस्टम AI वाला बनाने वाला है कि जिससे भारत, चीन और दूसरे देशों पर नज़र रखी जा सके कि कौन हमारा 100% टैरिफ मान रहा है, कौन नहीं मान रहा है। कहाँ है 56 इंच की दोस्ती,
कहाँ है वो ट्रम्प के गुलाम जो यहाँ भारत में उसकी पूजा करने लगे थे, सिर्फ इस वजह से क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप मुसलमान का मुखालिफ है। लेकिन पहले हराम के जनों, ये तो देखो, एक तरफ भले ही तुम्हें लगता है कि ट्रंप मुसलमानों के खिलाफ है, लेकिन छाती से छाती जाकर डोनाल्ड ट्रंप बिन सलमान के मिलता है, अरब देशों को ऐसे गले लगा। हाँ रे, तुम्हें तो पता ही, तुम्हारा बाप भी तो वैसे मिलता है। गजब बेइज्जती है। पाकिस्तान भी कौन सा तरक्की कर सकता है जब वहां की आवाम ही बेचारी, इधर से पीओके में पाकिस्तान ने आतंक मचाया हुआ है, मुसलमान अपने ही लोगों को, अरे मुसलमान किनारे करो, वहां आम लोगों का नरसंहार कर रहा है। खबरें दब चुकी हैं, आपने नोटिस किया होगा, खबरें अब पीओके से नहीं आ रही है क्योंकि पाकिस्तान ने अपना पाप कर दिया है। वहां सैटेलाइट ब्लॉक किया जा रहा है, इंटरनेट ब्लॉक किया जा रहा है, बिजली काटी जा रही है, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। आप भारत के मुसलमान इस चीज़ को समझ रहे होंगे। बहरहाल, अब दूसरी तरफ बलोच वो लड़ रहे हैं पाकिस्तान से कि भाई हमें तुमसे आज़ादी चाहिए, तुम्हारे आतंक से हम थक चुके हैं। तो बलोच के हथियारबंद लड़ाकों ने पाकिस्तान के 30 फौजियों को कत्ल कर दिया। पाकिस्तान की फौज बौखला गई। आसिम मुनीर ने आदेश दिया, बलोचिस्तान के ऊपर अमेरिकी F-16 फाइटर जेट से बमबारी कर डाली, जिसमें 30 आम बलोच लोगों की मौत हो गई। अब इसके बाद शांति इलाके में कैसे आएगी जब तुम निहत्तों को मारे जा रहे हो? वो लड़ाकू नहीं थे, लड़ाकुओं ने मारा, बलोच लड़ाकुओं ने पाकिस्तान के फौजियों को ठिकाने लगाया, लेकिन इन्होंने जो पलटवार किया वो आम लोगों पर कर दिया। उधर ताइवान ने निंदा की है कि इंडोनेशिया और चाइना हमें डराने के लिए, हम पर कब्जा करने के लिए हमारे समुद्र के इलाके में प्रैक्टिस करने वाले हैं। ताइवान ने यह भी कहा है कि AI के जरिए हम पर हमले किए जा रहे हैं। यहां तक कि ताइवान इतना डरा हुआ है कि बॉर्डर पर वो एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल रॉकेट तैनात कर रहा है ताकि चीन जब हमला करे तो जवाबी कार्रवाई हम भी कुछ कर सकें। मेरे दोस्तों, रशिया और जापान के बीच भी विवाद है, लड़ाई है। रजाग्राफी देखेंगे तो दुनिया की ऐसी नई नई चीज़ें आपको पता चलेंगी जो आपको एडवांस करेंगी, कहीं बोलने लायक रहेंगे। आप जब बोलेंगे तो लोग आपको ध्यान से सुनेंगे कि हाँ भैया इन्फॉर्मेशन है बहुत बढ़िया इसके पास। 80 सालों से जापान और रशिया के बीच 4 अलग अलग द्वीप यानी आयरलैंड को लेकर विवाद है। जापान कहता है ये हमारा है, रशिया कहता है हमारा, रशिया का उस पर कंट्रोल है। उसी द्वीप पर व्लादिमीर पुतिन पहुंच गए, जिस पर जापान बुरी तरह से भड़क गया। इतना भड़का कि उसने रशिया के एनवॉय को समन किया और खरी खोटी सुनाई। इसके बाद रशिया का रिएक्शन आना बाकी है। वहीं यही जापान चीन के भी खिलाफ है। बॉर्डर पर जापान ताइवान का साथ देते हुए अपने बॉर्डर पर चीन के खिलाफ मिसाइलें तैनात कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर कराया। मोदी जी को लगा 56 इंच की मैं बताता हूं, लोग फिर 50 इंच ही कहेंगे, तो मैं बोलूंगा नहीं। और वैसे भी बोलता ही नहीं वो आदमी, मीडिया के सामने कहाँ चून निकलती है न चा निकलती है। ठीक उधर पाकिस्तान ने मौके पर चौका मारा और क्रेडिट दिया जंग रुकवाने का ट्रंप को, क्योंकि उसे पता था ट्रंप को अपनी झूठी तारीफ चाहिए। ट्रंप को जो चाहिए पाकिस्तान देता रहा, इसीलिए ट्रंप खुश हुए और पाकिस्तान की तरफ उनका झुकाव हो गया। कोई नई बात तो नहीं कह रहा हूं, आप भी अपनी आंखों से देख रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ रहे हैं। और अगर कोई सरकारी आदमी देख रहा हो तो अंदर अंदर वो भी मान ही रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने इतनी इज्जत दे दी और हमारी रिपोर्ट इतनी पक्की होती है कि कई बार ऐसा हुआ है कि मैं गोरखपुर गया, इलाहाबाद गया, ठीक है, कश्मीर गया, एयरपोर्ट पर जो सिक्योरिटी हाई लेवल की जो तैनात होती है, चेकिंग के दौरान नाम तो नहीं बताऊंगा, हाई लेवल वाले, स्टार्स वाले दूर से पहचान लेते हैं। जब बैग निकलता है मेरा उधर से और बैग वैग चेक करवा के आगे निकलता हूं, तो एक बार गोरखपुर में ये हुआ। बताइए, गोरखपुर में सीनियर लेवल के इंसान थे और पहली बात बताऊं मुसलमान नहीं थे। और सेना का एक धर्म होता है, सबसे पहले धर्म होता है फौज, देश की रक्षा करना। वो आए, मुझे लगा आज तो मैं गया। कहते हैं हेलो सर, हाँ जी कैसे हैं आप, जय हिंद, आई सो यू। बोलते हैं आपका वीडियो देखते हैं हम। मैंने कहा आप? कह रहे हाँ, ड्यूटी के बाद
जो फ्री टाइम होता है तो आपका जो इंटरनेशनल न्यूज़ होता है और जो मिडिल ईस्ट आप कवर करते हैं, हम भी देखते हैं, हमारे साथी भी देखते हैं। खुदा की कसम इतना गर्व हुआ, 56 इंच की ऐसी की तैसी। तुम्हारे भाई का ये जितना भी है ना, इसमें इतना बड़ा कलेजा हो गया, ये आपकी वजह से। मेरा क्या है भाई, मुझे नहीं सुनेंगे तो मेरी क्या ही औकात है। लोगों को गलतफहमी है, रज़ा भाई घमंडी हैं, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे चूतिए हैं। अरे रिप्लाई नहीं कर रहे, बड़ा घमंड आ गया है। किसी को कमेंट कर दिया, इसको कमेंट किया, मुझे नहीं किया। जब मैं यूट्यूबर नहीं था ना हजरत, जब मैं यूट्यूबर नहीं था, मैं अपने परिवार को बता रहा हूँ, जब मैं यूट्यूबर नहीं था, एक गरीब इंसान था, जब मैं 40 से 55 हज़ार रुपये की जॉब में कर रहा था ना, और उससे पहले भी चले जाइए 2012, 11 में, 10 में, जब मैंने शुरुआत की थी, इंटर्नशिप कर रहा था। जैसा आपको पता है मेरे वालिद मोहतरम इमाम हैं। मैं अपने अब्बा को अब्बा पहले नहीं मानता हूँ, मेरा बाप बाद में है भाई, मैं इमाम पहले मानता हूँ। क्योंकि जब मैं इस दुनिया में पैदा हुआ आया, मेरे वालिद इमाम, मौलाना, फाजिल, ये तमाम डिग्री हासिल कर चुके थे और तब भी पढ़ ही रहे थे, समझे। तो उन्होंने मुझे हमेशा समझाया कि अल्लाह को तकब्बुर, गुरूर पसंद नहीं है। जिस दिन तुम्हारे अंदर गुरूर आ गया, इंसान को इंसान समझना बंद कर दिया, उस दिन तुम अल्लाह के लिए उसके पसंदीदा लोगों में नहीं हो। भाई डर गया था इस बात से, वो डर ऐसा दिल में बैठा हुआ है कि आज भी जब मैं किसी से मिलता हूँ तो कंधे झुके रहते हैं, अकड़ के नहीं रहता हूँ। रज़ागराफ़ी, अरे रज़ागराफ़ी की ऐसी तैसी। अगर घमंड आ गया, घमंड किसकी वजह से आ रहा है आप देख रहे हैं, इसीलिए आप देख रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ। जिस दौर में कोई किसी की नहीं सुनता, अगर 4 से 5 मिलियन लोग मुझे सुन रहे हैं तो मेरे लिए ये कमाल है, ये मौजज़ा है। हम किसी की नहीं सुनते लेकिन आप सुन रहे हैं, तो आपका शुक्रिया। ये एक मेरा पर्सनल मूवमेंट था जो मैंने आपसे शेयर किया कि फ़ौज के लोग भी अब मुझे देख रहे हैं, आपके रज़ा भाई को देख रहे हैं आपकी बदौलत, तो बहुत शुक्रिया। तो भाई फ़ौज हमारी तो खैर ये है, चलो एक बात निकली थी बोल दी। अब ये जो गुलाबी सुअर है, इसकी पाकिस्तान तारीफों के पुल बांधता है। वही डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन मोदी सरकार से दूर हुआ पड़ा है। तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। अब ये देखिए गीदड़ भपकी दी है पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ने, जिसका नाम शरीफ है, काम सारे हरामी वाले हैं। कहता है कि हम जीत गए हैं, भारत से जंग में हम जीते हैं और डोनाल्ड ट्रंप का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जंग रुकवाई, वरना हालात और ख़राब होते। लेकिन इंडिया ने हार के बाद हमारा पानी बंद कर दिया। धमकी भरे अंदाज में कहा कि पानी जो है हमारे लिए रेड लाइन है, ये है। अब आप सोचिए, भारत के आरएसएस का प्रमुख कह रहा है कि पाकिस्तान से बातचीत बंद नहीं होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। फिर रिपोर्ट ये आई, बीच में आपने सुना होगा कि बीजेपी का एक गया था, मिल के भी आया है तीसरे देश में, पाकिस्तानियों से, ऑफिशियल से मिल के आया। तो गद्दार कौन है? आज़ादी का 80 साल हो चुका है, अभी हम 18th सेलिब्रेशन करने वाले हैं इंडिपेंडेंस डे का। मुझे बताओ आज भी अंग्रेज़ों के बच्चे हैं कि नहीं हैं? गुलाम कहीं के। आगे गुणगान इसने उसका भी किया शहबाज शरीफ ने, चीन का, कि चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती हिमालय से भी ऊंची है। होगी जब चाइना तुमको सारे हथियार दे रहा है, फाइटर जेट दे रहा है, ऊपर से पैसा भी दे रहा है, तो भाई होगी दोस्ती तुम्हारी हिमालय से, क्या हिमालय से भी ज़्यादा। आप 7वें आसमान चलो, वहाँ तक की आपकी दोस्ती होगी, समझे। लेकिन हम तो अपनी सरकार से शर्मिंदा हैं कि उसी चीन के साथ ला 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 दोस्ती, ग्राउंड जो रास्ता है, कॉरिडोर, वो भी खोल दिया है ट्रेड का। ये है मोदी सरकार, अब की बार नहीं, हर बार मोदी सरकार। उधर इटली में एक बड़ा हादसा हुआ, हादसा है, हमला है, हमें नहीं पता, लेकिन ये तस्वीर देखिए, इटली में हथियारों के गोदामों में धमाका हुआ और हथियार सारे तबाह बर्बाद हो गए। अब भारतीयों के बाद नॉर्थ कोरिया के लोगों के पीछे अमेरिका पड़ गया है। ताज़ा रिपोर्ट में बताया है कि
आईटी के पर्सन बनकर नॉर्थ कोरिया के लोग अमेरिका की टॉप कंपनियों में काम कर रहे हैं और जासूसी कर रहे हैं। उधर डिफेंस मिनिस्टर जो अमेरिका का है, ये देखिए, अब 56 इंच का तो है नहीं इसका, लेकिन कह रहा है कि क्यूबा में आर्मी ऑपरेशन हमारे टेबल पर है। आप हरामीपना देखिए, ये पता है ये करेंगे क्यूबा में या कहीं और किसी देश पर हमला करेंगे, कमज़ोर पर हमला करेंगे, ग्रीनलैंड पर हमला करेंगे। पता है क्यों? क्योंकि इसकी बदमाशी, अमेरिका की बदमाशी ईरान ने निकाली है। इनको लग रहा था वेनेजुएला की तरह ईरान के साथ भी 2 हफ्ते में खेल जाएंगे हम, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अब इनको हैकड़ी कमज़ोरों पर दिखानी है। यही वजह है कि मैं तमाम देशों से कहता हूं, भाई आप सिर्फ कुछ सालों के लिए ईरान का साथ दो, मत करो ईरान को सुपर पावर। आप 4 साल का, 5 साल का ईरान के साथ एग्रीमेंट करो, ईरान का साथ दो, ईरान से पाबंदी हटाओ। अमेरिका और इजराइल सड़क पर आकर मूतने न लगे ना, तो मेरा नाम रजा नहीं। लेकिन बात यही है कि लोगों में एकता, अरे मेरे सब्सक्राइबर्स, मुझे देखने वालों में एकता नहीं है, तो वो तो खैर अलग अलग देशों की बात है। फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दबाकर शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मैं व्हाट्सएप के मैसेज पढूं ना पढूं, मैं इंस्टाग्राम के डीएम में जाऊं ना जाऊं, यूट्यूब के सारे कमेंट लाइक करूं ना करूं, लेकिन देखता मैं सभी हूं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमेशा की तरह से, और बस यही कहूँगा, साथ देते रहिए, प्यार बांटते रहिए, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद व सलाम।